हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन शेम। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की एमसीक्यू। अब देखो ये इसको एमसीक्यू कैसे डाउनलोड करना है, इसमें कितने क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझा दिया था। और एक मैं जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, एमटीपी और टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि एमसीक्यू कराऊंगा, तो चलो एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अदरवाइज लास्ट वीडियो में भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो देखो जी, इस एमसीक्यू में टोटल हमारे पास 2 सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि मेरा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का भी 2 पार्ट है, अगर आप बुक में देखोगे तो 2 पार्ट आता है, एक होता है अकाउंट्स का पार्ट होता है, दूसरा कॉस्ट का पार्ट होता है। तो ऐसे ही एमसीक्यू मैंने 2 पार्ट में दिए हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो किसका, अकाउंटिंग का है। अब अकाउंटिंग पार्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं 154, मैच द फॉलोइंग 36 क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स कितने 72 क्वेश्चन है। अगर मैं सबको ऐड करूँ तो 154 प्लस 36 प्लस 72 यानी कि 262 क्वेश्चन तो सिर्फ हमारे पास अकाउंटिंग का पार्ट है, और 53 दिए हैं क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू किसमें, कॉस्टिंग में। तो ये सारी चीज़ें 262 हो गया मेरा अकाउंट्स का और 53 हो गई ये। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ तो ये आएगा 315। तो टोटल इस बुक में जो क्वेश्चन है वो है 315 क्वेश्चन है। तो देखो 315 क्वेश्चन एक लेक्चर में तो कवर करना मुश्किल है, तो हम इसके 3-4 पार्ट बनाएंगे। आज हम करते हैं, जो बच जाएगा बाकी के 2-3 पार्ट में भी मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एमटीपी करेंगे, उसके एमसीक्यू हो गया, फिर एमटीपी करेंगे, फिर वर्कबुक करेंगे, टेस्ट पेपर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका जो दिसंबर एग्ज़ाम है, अभी जो फाउंडेशन का दिसंबर होने वाला है, दिसंबर 2020, इसके लिए एमसीक्यू ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होगा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस होगा। तो अगर आपने इस अच्छे से सारे एमसीक्यू कवर कर लिए जो मैं कराने वाला हूँ, तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जो इंस्टीट्यूट हमें एमसीक्यू दिया उसकी बात करते हैं, फिर हम बाकी की बातें करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक बहुत अच्छा सा एक बुक बना के दिया इंस्टीट्यूट ने, पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बिट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहता है, कहता है कि चूज करेक्ट आंसर गिवन फॉर अल्टरनेटिव। ठीक है जी, करेंगे नहीं, क्या दिक्कत है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाता है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जो एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के बारे में आप लोगों को पता ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जो पीओ की कंपनी होती है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के काम करती है उसको पीओ, और जो एनपीओ होती है जो प्रॉफिट के काम नहीं करती। थोड़ा शॉर्ट में बताते चलता हूँ आप लोगों को, ताकि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर पाओ। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है पीओ में, और एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है सेम टू सेम कैश और बैंक अकाउंट की तरह। किसके अकाउंट की तरह बनता है, कैश एंड बैंक अकाउंट की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ये कैसे बनता है, देखो इस साइड रिसिप्ट लिखा होता है, इस साइड पेमेंट होता है। कुछ भी कैश या बैंक में पैसा आएगा तो इस साइड एंट्री करेंगे, और कुछ पेमेंट करेंगे तो हम इस साइड एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कह रहा है कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा। कह रहा है कि ओनली आइटम ऑफ कैपिटल नेचर। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्या बोला है, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट। कह रहा है या तो कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर, नहीं, ओनली रेवेन्यू नेचर pertaining the period of account, नहीं, both item of capital and revenue which are received during the period। हाँ, ये जाएगा मेरा। इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर डी, ठीक है ना। अब सर पॉइंट नंबर डी क्यों होगा, देखो सिंपल, मैंने क्या कहा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो किसकी जगह बनता है, कैश अकाउंट की जगह पे। कैश एंड बैंक अकाउंट को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो क्या बन जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो नॉर्मल केस में कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया जाता है पीओ के केस में, यानी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है पीओ, उस केस में कैश और बैंक अकाउंट बनता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती वो एनपीओ, उस केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो ज़रा मुझे बताओ, हम अगर मान लो यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं
तो कैश अकाउंट में ऐसी कोई सिस्टम है क्या कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर का जाएगा या सिर्फ कैपिटल नेचर का जाएगा? नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो कैश अकाउंट है, अगर मेरे पास कुछ रिसिप्ट होता है, यानी कुछ भी पैसा आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, डेबिट साइड जाएगा। कैश अकाउंट का कुछ भी पेमेंट होगा, सैलरी मेरा क्या है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो भी पेमेंट साइड अगर पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो भी पेमेंट करेंगे तब पैसा जाएगा, लेकिन ये कैपिटल नेचर का है। यानी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कोई भेदभाव नहीं करता। अगर कुछ भी आ रहा है डेबिट साइड, कुछ भी जा रहा है तो क्रेडिट साइड, यानी कुछ भी उसमें रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर नहीं देखना। तो जब सर कैश अकाउंट नहीं देखता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों देखेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सेम ऐसी होता है, कुछ भी आए, कहीं से भी पैसा आए डेबिट साइड और कहीं से भी पैसा जाए क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी। दूसरा क्या कह रहा है? एनी इनकम अराइजिंग स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। ध्यान से देखना, ये भी एनपीओ क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहा है स्पेशल फंड। थोड़ा सा बताते चलता हूँ आपको। देखो, मेरी लेक्चर्स हमेशा आपको लंबे हो जाएंगे। ये अगर मैं कराना चाहूँ तो मैं ये 200-300 क्वेश्चन 1-2 घंटे में सारे टिक करके रख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं समझा रहा हूँ तो कम से कम इस क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी आ जाए, थोड़ा चेंज भी कर दे तो आप लोगों को समझ में वहाँ पे आए, ठीक है ना। तो देखो, अगर एनपीओ में जो होता है ना फंड, वो फंड दो तरह से आते हैं। एक होते हैं जनरल फंड, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक फंड, ठीक है ना। एक होता है जनरल फंड और एक होता है स्पेसिफिक फंड। जनरल फंड को अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक फंड को रिस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं। अब सर जनरल फंड क्या होता है? यानी जो डोनर है, यानी जो जिसने आपको डोनेशन दिया है, उसने आपको कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं बताया, उसने डोनेशन दी, अपने घर चला गया, तो आपकी मर्जी, जो आपको करना करो। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड होता है, ये उसने बोला कि मैं फंड तो दे रहा हूँ बट बिल्डिंग के लिए दे रहा हूँ, मैं फंड तो दे रहा हूँ बुक्स के लिए दे रहा हूँ, फंड तो दे रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए दे रहा हूँ। यानी हर कुछ ना कुछ वो स्पेसिफिकेशन बता के जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग फंड यानी बिल्डिंग के लिए फ़ंड आया है, बुक्स फंड यानी बुक्स के लिए फ़ंड आया है, ठीक है। तो ये जो फ़ंड होती है, ये हमारी होती है लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमने जो पैसा हमें मिला फ़ंड के रूप में, ये हमारे अपने खर्चे के लिए नहीं मिला है, हम कहीं भी खर्च नहीं कर सकते। हम बिल्डिंग फ़ंड को बिल्डिंग बनाने में खर्च करेंगे, बुक्स के लिए बुक्स फ़ंड में खर्च करेंगे, अगर मैच फ़ंड है तो मैच में खर्च करेंगे, यानी ये स्पेसिफिक फ़ंड होता है। और जो जनरल फंड होता है, ये ट्रीट होता है इनकम के तौर पे। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ए स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कोई स्पेशल फंड से, कोई स्पेशल फंड से आपने पैसा कमाया, लेट सपोज आपको बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए दिया गया और आपने क्या किया, 2 साल बाद बिल्डिंग बनाना, अभी बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक काम करता हूँ, इनको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, और इस 10 लाख रुपये को इन्वेस्ट करके आपने 2 लाख रुपये और इंटरेस्ट कमा लिया। तो क्वेश्चन ये है कि ये 2 लाख रुपए जो आपने बिल्डिंग फंड से कमाया है, ये आपका इनकम होगा या इसी बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया जाएगा? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको इसी बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा। यानी जो अब बिल्डिंग फंड ऐड होगा, अब कितना हो जाएगा, 2 लाख हम ऐड कर देंगे और बिल्डिंग फंड शो होगा 12 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि स्पेसिफिक फंड से कुछ भी इनकम अर्न करेंगे तो उसी में ऐड कर देंगे। सर ऐसा क्यों? कमाया तो हमने, अरे कमाया आपने है, लेकिन पैसा किसका था? पैसा तो किसी और का था ना, यानी जिससे मैं पैसा कमाऊंगा उसी में मैं ऐड कर दूंगा। और सर अगर जनरल फंड से कमाता तो जनरल फंड तो वैसे भी इनकम था, वो भी इनकम हो जाएगा। तो ये वाला जो मैंने स्पेसिफिक फंड से पैसा अर्न किया है, वो मेरे लिए इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, और जिसमें फंड होगा उसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं। जनरल फंड इन बैलेंस शीट नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये भी नहीं, स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट, इसका भी क्या होगा, पॉइंट नंबर डी, स्पेशल फंड इन बैलेंस शीट। यानी जो बैलेंस शीट में पहली से, ये देखो मेरी बैलेंस शीट है, यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग फंड ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड 10 लाख रुपए थी, उसी में क्रेडिट कर दिया जाएगा 2 लाख, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 100 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। हर एक मेंबर कितना पे करा, 500 सब्सक्रिप्शन पे करा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना, 4500, एडवांस सब्सक्रिप्शन 6000 एंड करंट ईयर 44,500। हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कह रहा है कितना अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है सर, देखो ज़रा, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है,
ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे, और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बनता है एक्रूअल बेसिस पे। किसे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब समझते हो ना? एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम करंट ईयर की चीज़ें देखेंगे, चाहे वो पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो, आउटस्टैंडिंग हो तो भी ऐड करेंगे, एडवांस हो तो माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो एक्रूअल बेसिस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एक्रूअल बेसिस बनता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कितने मेंबर्स हैं मेरे पास, तो मेंबर्स हैं 100। एक मेंबर की फ़ी कितनी है? 100 रुपीज़। तो 500 है ना, तो टोटल कितना फीस आनी चाहिए थी मेरे को? तो टोटल मेरे को 50,000 रुपीज़ का क्या आना चाहिए था? मेंबरशिप फ़ी आनी चाहिए थी सब्सक्रिप्शन के रूप में। सर आया कम है ज़्यादा आया उससे मतलब नहीं, टोटल मेरा इनकम कितना बनता? 50,000 बनता है ना। अरे यार आना तो 50 चाहिए था ना, कम आया वो देख लेंगे बाद में। इनकम मेरा कितना जाएगा? सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड यहाँ के लिखा जाएगा, तो बाई सब्सक्रिप्शन 50,000। जो पैसा नहीं आया होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड, जो एडवांस आएगा वो बैलेंस में लायबिलिटी साइड। लेकिन इनकम तो मेरी 50 है ना, इनकम तो 50 है ना, पता है ना इनकम 50 कैसे हो गई? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इनकम का डेफिनेशन ये नहीं था जो मिल गया, जो नहीं मिला वो भी इनकम है। इनकम देखो मैंने इंटरेस्ट कमा लिया और मैंने इंटरेस्ट कमाया था 8,000, लेकिन मिला मेरे को 6,000, तो कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट 6,000। यहीं ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम। एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 2,000। टोटल कितना आएगा? 8,000। ऐसे ही करते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी सिंपल सी बात है, जो मिलेगा वो भी इनकम, जो नहीं मिला वो भी इनकम, बट अर्न होना चाहिए। यानी मेरा टोटल कितना आएगा? 50,000। ठीक है जी। अच्छा सर उसके बाद क्या है? व्हेन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ओपनिंग स्टॉक 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, परचेज कितना है मैंने? 1,90,000। प्रॉफिट मार्जिन इज 16.67 ऑन सेल। सेल्स कितना है? ठीक है जी। तो पहली बात, इसने क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरे पास सेल कितना है, मेरे को सेल निकालना है। तो सेल निकालने से पहले मेरे को COGS निकालना पड़ेगा। COGS का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फॉर्मूला होता है सर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? तो सर ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 50,000, 50,000 रुपये मेरे पास स्टॉक था। मैंने परचेज कितने किया था? तो सर परचेज किया था मैंने, ऐड करो परचेज, फॉर्मूला बता रहा हूँ साथ में मैं अब निकाल भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा परचेज कितना था? तो मेरा परचेज था 1,90,000। बहुत सिंपल, ध्यान समझ देखो, 50,000 रुपये का पहले से स्टॉक था और 1,90,000 का मैंने और परचेज किया, तो टोटल मेरे पास कितना स्टॉक हो गया? तो सर 2,40,000। उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लास्ट में देखा जाए क्लोजिंग स्टॉक 40,000, यानी अभी भी मेरे पास 40,000 का स्टॉक बचा हुआ है। अभी मेरे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? तो स्टॉक अभी भी मेरे पास 40,000 का है। यानी कितना सेल हो गया, कितना मेरे पास चला गया? अरे सिंपल है, मैं कह रहा हूँ कि 50,000 था और 190 का मैंने परचेज किया, टोटल 240 हो गया। अब 240 में से मैंने देखा लास्ट में अभी भी 40,000 का स्टॉक मेरे दुकान में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भाई स्टॉक कितने का बिक गया मेरा स्टॉक कितने का बिक गया? तो COGS कितना आ गया? तो मेरा COGS आ गया 2 लाख रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 2 लाख रुपये। यानी 2 लाख रुपये का मेरा गुड्स सेल हो गया। तो सर सेल 2 लाख रुपये आ गया। अरे नहीं, 2 लाख नहीं आया, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। मैंने क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो मैंने सामान बेचा उसकी कीमत कितनी थी? 2 लाख रुपये थी। यहाँ पे कॉस्ट नहीं पूछा, यहाँ सेल पूछा कि सर कितने का सेल किया है। तो इसमें सर प्रॉफिट जोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर मेरे को सेल निकालना है तो कैसे निकालूंगा? उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका सेल आ जाएगा। तो सर हमारे पास कॉस्ट कितना है? तो कॉस्ट हमारे पास 2 लाख रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट जोड़ दो, बस आपका सेल आ गया। तो देखते हैं प्रॉफिट क्या बोला है। कह रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन इज 16% ऑन सेल। दिक्कत ये है ना, तो सर एक काम करें, ऐसा कर दे क्या, ये जो 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये का बोला है 16.67, ऐसी कुछ बोला है 100। हाँ ठीक है, ये निकाल के यहाँ पे ऐड कर दे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो आप निकालोगे ना 2 लाख रुपये का 16.67 डिवाइड बाई 100, यानी 16%, 16.5% जो भी है, इसका निकालोगे 2 लाख का, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 16% प्रॉफिट। ये नहीं बोला कॉस्ट का 16%, ये बोला सेल का। सेल देखो यहाँ पे क्या बोला है,
कह रहा है कि 16.67 ऑन सेल। तो यानी सर अब क्या करें, तो थोड़ा सा हमें और आगे चलना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इसके बहुत सारे तरीके आप कैसे भी कर सकते हो। देखो चलो कैसे निकालना है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट सेल इक्वल टू 100। सेल हमने कितना मान लिया, 100 रुपये। आप 1000 भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है मेरा, प्रॉफिट है सेल का 16.67 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, तो प्रॉफिट अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये मेरा आ गया रुपीज़ में, ये रुपीज़ में था ना, तो 16.67। तो सर मेरा कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, तो सेल माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस प्रॉफिट। सेल 100 रुपये का था, तो मेरा कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना था, माइनस करो यहाँ से, प्रॉफिट कर दो 16.67, माइनस करो। वैसे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, बट आपका कैलकुलेटर अलाउड है, यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 83.33 रुपीज़। ठीक है ना। तो अगर मेरा सेल 100 रुपये होगा तो कॉस्ट कितना होगा, 83.33, और प्रॉफिट कितना होगा, 16.67। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कॉस्ट और सेल। ठीक है ना। जब मेरी कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे 83.33 रुपीज़ थी, तो सेल कितना था, 100 रुपीज़। तो जब मेरी कॉस्ट 2 लाख रुपए होगा तो सेल कितना होगा, x। कोई दिक्कत नहीं, इसको और इसको कर दो क्रॉस, इन दोनों को इंटू करो, कितना आएगा 83.33, x इक्वल टू 1 लाख। अच्छा ये 1 लाख नहीं था ना, 100 रुपीज़ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब मेरी कॉस्ट 83.33 तो सेल कितना था, 100 रुपीज़, इंटू इसको कर दो कितना, 2 लाख। 2 लाख ही आया था ना COGS हमारा, एक बार देख लेते हैं COGS कितना आया था। हाँ COGS हमारा 2 लाख रुपए ही आया था। ठीक है, तो अब मेरा कितना आएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू, देखो ये टाइम लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। ये इतना इजी आप बहुत फटाफट कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 83.33, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो सर 100 को 2 लाख से इंटू करना है और डिवाइड करना है 83.33 से, तो ये आपका आ रहा है 2,40,000। कितना आ रहा है, 2,40,000, 2,40,000 रुपये आ रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं सर आंसर कितना है इसका। ऊपर चलते हैं कि 240 है कि नहीं हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन था, 4 का हमारे पास ये रहा, 2,40,000 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। अब बोलोगे सर ये वाला जो आपने लिखा है तो किसी काम का नहीं है, तो ये भी काम का है। अगर इसको चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे, अगर चाहते हो कि नहीं सर हम प्रॉफिट निकाल के जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट और सेल लिया है ना, यहाँ पे मैं कॉस्ट और प्रॉफिट ले सकता था। कैसे सर, देखो अगर मेरी कॉस्ट कितनी है, 83.33 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 16.67। ठीक है ना। तो अगर सर मेरी कॉस्ट 2 लाख रुपए होगी तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, x, और इसको इंटू कर दो, x इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों का इंटू और इसका डिवाइड, 16.67 इंटू 2 लाख। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, 83.33 कर दो, इसका आ जाएगा आंसर आपका। तो ये हो गया 2 लाख इंटू 16.67 डिवाइड बाई 83.33। ठीक है, तो ये आ रहा 40,009 मत लेना, ये पॉइंट की वजह से आ रहा है। 83.3333 लोगे तो आ जाएगा सही आंसर। तो ये आ रहा मेरा प्रॉफिट 40,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 आ गया। तो प्रॉफिट मेरा 40,000 और कॉस्ट मेरी कितनी थी, 2 लाख। कॉस्ट मेरी कितनी थी, 2 लाख। तो टोटल मेरा आंसर कितना आ गया, 2,40,000। कॉस्ट मेरी 2 लाख है ना यहाँ पे,
तो मेरा टोटल कितना आंसर आ गया 2,40,000। तो इसको भी तुम चाहो तो यूज कर सकते हो। लो ये भी फॉर्मूला मेरा यूज में आ गया, ये मैं लिख दिया प्रॉफिट 40,000 और टोटल सेल मेरा कितना आ गया 2,40,000। ठीक है ना, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स बाउट फॉर 25,000 एंड पास थ्रू द सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन। कह रहा है कि हमने गुड्स खरीदा है कितने का 25,000 का। अब 25,000 का खरीदा है, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि पास थ्रू द सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन, और हमने कहा कि उसकी एंट्री कर दी सेल डे बुक में कर दी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, और कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे तो पहली बात ये है कि हमने जो गुड्स खरीदा है 25,000 का, पास थ्रू द सेल बुक, और हमने सेल बुक में एंट्री कर दी। खरीदा है क्या गुड्स, और तो एंट्री कहाँ करनी चाहिए थी परचेज में, और एंट्री कर कहाँ दी है सेल बुक में। ध्यान से देखना, यानी आपने जो खरीदा है ये मेरा परचेज में एंट्री करना चाहिए था, और परचेज हमारा क्या होता है एक तरह से एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस की जगह आपने एंट्री कहाँ कर दी सेल में, और सेल हमारा क्या होगा रेवेन्यू। सिंपल बात है, तो करना चाहिए था एक्सपेंस में, कर दिया रेवेन्यू में। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, तो सर इससे रिजल्ट आएगा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, खर्चे को आपने इनकम बना दिया तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। अब सर प्रॉफिट कौन सा इंक्रीज करेगा, ग्रॉस या नेट। तो जो सेल और परचेज है तो ट्रेडिंग में जाती है ना, आपने सेल में किया नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल इंक्रीज कर दिया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर, इसके बाद हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज। कह रहा है कि सेल्स रिटर्न को हमने क्या कर दिया परचेज ट्रीट कर दिया, यानी सेल रिटर्न हुआ था और उसको हमने क्या लिख दिया परचेज लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट, मतलब किस की वजह से जो होगा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, डिसएग्री करेगा। एग्री का मतलब मैच कर जाएगा, डिसएग्री का मतलब मैच नहीं करेगा। तो ज़रा मुझे बताओ, हमने सेल रिटर्न को परचेज दिखा दिया, इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो ट्रायल बैलेंस हो गया, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, परचेज का बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है, तो परचेज होता है यहाँ एंट्री होगी। और सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, सेल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और सेल रिटर्न क्या बोलता है, तो सेल रिटर्न का उसका रिवर्स डेबिट, तो सेल रिटर्न का भी यही होता है। यानी आपने सेल रिटर्न को परचेज की जगह पे लिख दिया है, आपने सेल रिटर्न नहीं लिखा, लिख दिया परचेज। गलती कर दी, गलत तो है, मैं मना नहीं कर रहा, बट इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल रिटर्न लिखते तो भी डेबिट साइड ही जाता है, और परचेज आपने लिखा है तो भी आपने डेबिट साइड ही लिखा होगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। परचेज रिटर्न ट्रीटेड एज सेल, और परचेज रिटर्न को हमने सेल ट्रीट कर दिया, सेम वही चीज़ समझा है। परचेज रिटर्न मेरा क्या होता है क्रेडिट, और सेल भी क्या होता है क्रेडिट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ श्याम अकाउंट, और श्याम अकाउंट की जगह पे हमने राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब क्रेडिट तो करना था, या राम को करना था या श्याम को करना था, हमने क्या कर दिया श्याम को कर दिया। क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। उसके बाद है अंदर कास्टिंग कैश बुक, कह रहा है कि हमने कैश बुक को कम कर दिया है 1100 रुपये से। अंडर कास्ट मतलब हाँ ये दिक्कत है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता आपने कम कर दिया, यानी डेबिट साइड 1100 रुपये से कम आएगा, यानी ये जो है पॉइंट नंबर डी, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस क्या होगा डिसएग्री होगा, यानी मैच नहीं करेगा। ठीक है सर, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इन ज्वाइंट वेंचर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है सी, एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग ऑफ 40,000 एंड वाई सोल्ड द गुड्स फॉर 50,000। एक्स ने खरीदा 40 का और वाई ने 50 का बेच दिया। एक्स इज entitled to get commission 1% on purchase and y is entitled to get commission 5% on sale, then profit will be। हाँ भाई साहब कह रहा है कि x कह रहा है कि मुझे भी कमीशन चाहिए किस पे, परचेज पे, और y कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए सेल पे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ प्रॉफिट कितना होगा। मेरा प्रॉफिट कितना है, तो सर मैंने ख़रीदा था 40 का और बेचा है 50 का,
तो मेरा अगर देखा जाए तो वैसे तो प्रॉफिट है 10,000 का, लेकिन इसमें से कमीशन देना मुझे। कमीशन किसको देना है? एक्स विल गेट 1% कमीशन परचेज, एक्स को कमीशन दिया जाएगा परचेज का 1%। तो परचेज कितना था? 40,000, 40,000 का 1% कितना आएगा? 400, ये दे दिया। प्लस वाई को कमीशन चाहिए किस पे? सेल पे 5%, सेल कितना था? 50,000। तो 50,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा? तो सर ये आएगा 2500, ये भी माइनस कर दो। तो देखा जाए मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, मेरे पास नेट प्रॉफिट मतलब कमीशन देने के बाद, तो ये आएगा 2971, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 71,000 एंड पॉइंट नंबर बी, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर? कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विच को वेंचर अकाउंट। कह रहा है कि जो जॉइंट वेंचर होते हैं उनकी को वेंचर अकाउंट के साथ क्या नेचर होता है? नॉमिनल का, पर्सनल का, रियल का, या किसका? लास्ट में किसका? मेमोरेंडम का। जॉइंट वेंचर है और को वेंचर है, उनके साथ क्या रिलेशन है? नॉमिनल का तो हो नहीं सकता, नॉमिनल में क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रियल अकाउंट में एसेट हो गया, मेमोरेंडम होगा नहीं तो कौन सा होगा हमारे पास? ये पॉइंट नंबर बी, यानी पर्सनल अकाउंट का नेचर होता है। लाइक ये लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट का नेचर इनके साथ होता है, ठीक है ना। आपने जॉइंट वेंचर में पढ़ा होगा। 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में कौन सा टर्म यूज किया जाता है? मॉर्गेज मतलब होता है गुड्स को क्या रखना? गिरवी रखना। ये तो नहीं होता। शिपमेंट वगैरह भी इसमें कंसाइनमेंट में नहीं करते हम लोग। हाइपोथिकेशन ऑफ गुड ये भी नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स, क्या होगा इसका आंसर? सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ बिल्स मीन्स, यानी बिल का रिटायरमेंट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका टाइम पे पेमेंट हो गया। सेंडिंग फॉर द बिल कलेक्शन नहीं, कैंसिलेशन ऑफ बिल नहीं, एंडोर्स द बिल नहीं, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। हाँ, हमने उसका क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट, यानी भाई काम हो गया। अरे रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? आपका काम खत्म, ठीक है ना। पेमेंट कर दो, काम खत्म हो गया। तो 10 का क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसकी तो होती है रिक्वायरमेंट। बैंक पासबुक, इसकी भी होती है। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर पढ़ोगे BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो उसमें हमें कैश बुक, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक स्टेटमेंट, ये सब जरूरत पड़ती है। लेकिन यार पिछले साल की बैलेंस शीट से क्या मतलब है BRS में? तो पिछले साल की बैलेंस शीट, यानी पॉइंट नंबर सी आंसर आपका होगा। कह रहा है कि इन दी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कह रहा है कि जब ओवरड्राफ्ट हमारे पास एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट क्या है? एज पर कैश बुक। अब चेक डिपॉजिटेड 1250 इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल बी, क्या हो जाएगा? डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक। इसको हम क्या कर देंगे? कैश बुक से डिडक्ट कर देंगे। डिडक्टेड बाई कितना? एडेड, डिडक्टेड, ये वाला आंसर ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। 12 का क्या आएगा? ए होगा। सिंपल सी बात है, समझाता हूँ, थोड़ा सा देख लो। अरे कैश बुक में आपका क्या है? ओडी है। ओडी मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आपका है, ठीक है। आपने क्या कर दिया? चेक जमा कर दिया अपने बैंक में। तो जब चेक जमा करोगे बैंक में तो आपका बैंक क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप सोचोगे अपना कैश अकाउंट भी इंक्रीज कर दो। सिंपल सी बात है। ये मेरा क्या है? कैश बुक है, और ये मेरा क्या है? पासबुक, यानी बैंक है। चलो बैंक लिख देते हैं, ये मेरा बैंक है, हटाओ इसको, ठीक है। तो जब हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक इंक्रीज होगा। चेक जमा किया ना, तो कैश बुक भी हम क्या चाहेंगे? इंक्रीज करना चाहेंगे। तो जब हम कैश बुक इंक्रीज करेंगे और बैंक मेरा इंक्रीज हो गया, तो बैंक इंक्रीज हो तो कैश बुक भी इंक्रीज करना चाहेंगे ना। पैसा जमा कर दिया, दोनों जगह यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा। तो यहाँ तो मेरी ऑलरेडी लाइबिलिटी थी, यानी जब पैसा जमा करोगे तो मेरा कैश बुक इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? लाइबिलिटी कम होने लगेगा। यार 50,000 की लाइबिलिटी थी, आपने 10,000 जमा कर दिया, तो क्या होगा? लाइबिलिटी डिक्रीज ही तो होगा। 40,000 बचेगा लाइबिलिटी, यानी जितना पैसा जमा करोगे उतनी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप 60 जमा करोगे तो 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, 50 लाइबिलिटी कट जाएगा बचे हो। तो इसमें क्या लिखा? डिडक्टेड बाई ये, है ना, यानी लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा? उतना कम कर दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट था ना इसलिए। और अगर नॉर्मल बैलेंस होता तो हम क्या करते? एडेड बाई होता है, ये वाला एडेड होता। जब नॉर्मल यहाँ तो ओवरड्राफ्ट है,
नॉर्मल होता तो एडेड बाई होता है। विच ऑफ द एरर्स अफेक्टेड ओनली ऑन वन अकाउंट, कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे एरर हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करता है। एरर ऑफ कास्टिंग ये दोनों करता है, एरर ऑफ पोस्टिंग और उसके बाद क्या, एरर ऑफ कास्टिंग नहीं सॉरी एक कोई करता है, एरर ऑफ पोस्टिंग ये भी एक कोई करता है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड ये भी एक को करता है, यानी ऑल दी एबव। इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑल दी एबव होना चाहिए, पॉइंट नंबर डी। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उसमें। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, कह रहा है कि कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देखो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, 3-4 तरह के प्रिंसिपल होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है। तो पढ़ते हैं 4000 रिसीव फ्रॉम शान, 4000 रिसीव फ्रॉम शान क्रेडिटेड टू सामू अकाउंट। अच्छा, शाम से रिसीव किया है हमने और सामू अकाउंट में डाल दिया है, यानी हमने क्रेडिट तो किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे अकाउंट में कर दिया है। तो प्रिंसिपल की गलती नहीं है ना, ये कोई प्रिंसिपल की गलती है क्या। 5000 इंकर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू सैलरी, उसके बाद लिखा 6000 पेड वेजेस डेबिटेड टू सैलरी, 7000 बीइंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखो जी, इसमें हमने थोड़ी गलती की है, लेकिन हमने पर्सनल में डालना था, पर्सनल में ही डाला, यानी किसी और पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि हमने वेजेस को सैलरी दिखा दिया, मतलब एक्सपेंस था, एक्सपेंस में ही रखा, बस नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा हमने क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया। क्या कबाड़ा कर दिया सर, कबाड़ा ये कर रखा हमने यहाँ पे कि इंकर्ड 5000 इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। यार भाई, न्यू प्लांट आप अगर ख़रीदते हो तो उसमें जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, उसकी इंस्टॉलेशन प्राइस होगी, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दी जाती है। आपने उसको सैलरी अकाउंट में दिखा दिया, तो ये क्या बन गया, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स आर रिवैल्यूड, कह रहा है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स को हम रिवैल्यूड कैसे करते हैं। और द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन, और हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन हम किस बेस पे लगाते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, या फॉर द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स। ये वाला हम कोई सा भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसकी लाइफ पे बेस पे, मतलब मान लो कि एक लैपटॉप 20 साल चलेगा, तो हम 20 साल के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल के हिसाब से बात करेंगे। तो कभी भी जब डेप्रिसिएशन का रेट डिसाइड होता है या चार्ज होता है, वो यूजफुल लाइफ के ऑन बेसिस पे चार्ज किया जाता है, यानी पॉइंट नंबर डी। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज नॉट रिकॉर्डेड, किधर है नॉट रिकॉर्डेड, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान रखना, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, यानी जब हम किसी भी बल्क परचेजिंग या बल्क सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हमें छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है ना, जो व्यापारियों को दिया जाता है। अ डेबिट नोट इशूड टू अ क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न इज टू बी रिकॉर्डेड इन, हमने एक डेबिट नोट इशू किया है, किसको नेट इशू किया है, डेबिट नोट किसको इशू किया है, क्रेडिटर को। ध्यान रखना, किसको रिटर्न किया है, इशू किया क्रेडिटर को। फॉर गुड्स रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न कर दिया था क्रेडिटर का। तो ये क्या है भाई, अगर आप क्रेडिटर को गुड्स रिटर्न करोगे इसको क्या बोलेंगे, तो सर हमने क्रेडिटर कब होता है, जब हम परचेज करते हैं, और परचेज करते हैं और क्रेडिटर को जब रिटर्न करेंगे क्या बन जाएगा, परचेज रिटर्न। तो जब परचेज रिटर्न करोगे और उसको डेबिट नोट इशू करोगे तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी सर, परचेज रिटर्न बुक में। एंट्री क्या होगी, बिल, ये रहा फर्स्ट ही है परचेज रिटर्न बुक। तो क्या बन जाएगा इसका 17 का ए। अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कह रहा है कि हम एक्सपेंस निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टली, टाइम लैप्स एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस। क्या बनेगा, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर अकाउंटिंग पीरियड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोई काम को करे जाना है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई
मेथड हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया। जैसे मान लो हम WDV से मेथड से अपने डेप्रेशन निकालते हैं, तो कंसिस्टेंसी कहता है कि हर साल WDV से ही निकालो ताकि आपका सही से समझ में आए। पीरियडिकली कॉन्सेप्ट, टाइम लैप्स और इंडस्ट्री तो होगा नहीं, पीरियडिकली होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, पीरियडिकली कॉन्सेप्ट, यानी पीरियड वाइज। यानी यहाँ देखो ना, अकाउंटिंग पीरियड का हम किस बेस पर निकालते हैं, पीरियड वाइज पे, 1 साल का, 12 महीने का। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, अभी कौन सा वाला, क्रेडिटर वाला, ठीक है सर। क्यों कम हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट, नहीं सर। इंक्रीज इन कैश, नहीं। डिक्रीज इन कैश, हाँ डिक्रीज इन कैश। अगर आपका क्रेडिटर घट रहा है तो साथ में कैश भी घटना चाहिए। क्यों, पैसा दोगे तभी तो क्रेडिटर घटेगा, अगर लाइबिलिटी घटेगी तो एसेट भी घटना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसके हिसाब से जो हमें ऑप्शन दिया है, अगर लाइबिलिटी घटेगा तो एसेट तो बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि लाइबिलिटी घटेगा तो क्यों घटेगा, आपने उसको पैसा दिया होगा तभी तो घटेगा ना, तो कैश भी घटेगा और लाइबिलिटी भी घटेगी। क्लियर है ना। तो 19 का क्या हो जाएगा, सी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा 20, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस टू बी शोन। हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया, वैसे है तो इनकम बट एडवांस में लिया, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, 20 का ए, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, अभी 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। अगर फिर भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप क्या करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, क्या बोल दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका, टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर कुछ भी चाहो तो पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर वीडियो अच्छी लग रही है, फिर मैं आगे की वीडियो आपको बनाता रहूँगा, ठीक है। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का जो लेक्चर होगा 20 तक तो मैंने करा दिए, 20 से आगे हम करेंगे, ठीक है ना।